आफिया सिद्दीकी और इनके हस्बैंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस से शॉपिंग करते हैं। बॉम्ब बनाने के तरीके, मिलिट्री स्टाइल बुक्स, ये अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू को पक्का करते हैं। ये दो बंदे जो आफिया सिद्दीकी अपने, उनके पास से फ्यूचर अटैक्स के नक्शे, केमिकल वेपन्स, ये सारा कुछ बरामद हो जाता है। परवेज मुशर्रफ ने 480 से ज्यादा लोगों को बेचा, उसमें से एक आफिया सिद्दीकी थी। बुक लिखते हैं जिसके अंदर कैदी नंबर 650 का जिक्र करते हैं। आफिया सिद्दीकी के जो हस्बैंड थे वो एहसास कमतरी का शिकार थे। हमारी एजेंसी वो नहीं चाहती कि आफिया सिद्दीकी को छोड़ा जाए। जो जज था वो आफिया सिद्दीकी का दुश्मन लगता था। आफिया सिद्दीकी कहती हैं कि वो जो दो जूरी मेंबर्स थे उन्होंने मेरे हक में फैसला करना। 2 to 5 मोशन, इसके अंदर भी आफिया सिद्दीकी के साथ ज्यादती है। देखिए, बचपन से हम आफिया सिद्दीकी के बारे में सुनते आ रहे हैं। असल के अंदर आफिया सिद्दीकी की हकीकत क्या है? क्या आफिया सिद्दीकी एक जालिम खातून है या मजलूम है? क्या आफिया सिद्दीकी माजूर बच्चों की हेल्प करने वाली हैं या उन्हीं बच्चों के जरिए खुदकश हमले करवाती है? क्या आफिया सिद्दीकी PhD डॉक्टर है या आफिया सिद्दीकी केमिकल बॉम्ब बनाने वाली एक खतरनाक खातून है? क्या आफिया सिद्दीकी एक आम खातून है या अलकायदा की एक बहुत बड़ी साथी? असल के अंदर आफिया सिद्दीकी क्या है? इस वीडियो के अंदर हम आफिया सिद्दीकी के एक एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को बारीकी से समझेंगे। हम आफिया सिद्दीकी के बचपन को, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, आफिया सिद्दीकी का माइंडसेट, आफिया सिद्दीकी की सोशल लाइफ, आफिया सिद्दीकी के ऊपर जो भी अमेरिका की तरफ से एलिगेशंस लगे हुए हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, और जो हमारे वकीलों ने उन एलिगेशंस के जवाब दे रखे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक क्लियर कट ओपिनियन बना पाएंगे फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन के जरिए से। Dr. Afia Siddiqui. Afia didn't have a chance. आफिया को जेल के गार्ड ने 2 बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। फौजिया सिद्दीकी ने कहा है कि इमरान खान ने आफिया की वतन वापसी के लिए कुछ नहीं किया। इनके वालिद का नाम डॉक्टर साले सिद्दीकी होता है और इनकी वालदा इस्मत फरूकी वो इस्लामिक वर्कर होती है, सोशल वर्कर होती है, इस्लामी मुत्तहिदा तंजीम की बुनियाद रखी होती है, पार्लियामेंटेरियन होती हैं। और इनके इतने सारे कामों को देखते हुए जनरल ज़ियाउल हक ने इनको ज़कात कौंसिल का चेयरमैन भी मुकर्रर कर दिया था। सिद्दीकी को गुड़ियों से खेलने में बहुत मजा आता है। जैसे ही आफिया सिद्दीकी एडमिशन लेती है स्कूल के अंदर तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होती हैं, तो वो हर क्लास के अंदर वो टॉप करती थी। इसके बाद आता है ईयर 1990 और आफिया सिद्दीकी की इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आफिया सिद्दीकी को स्कॉलरशिप भी ऑफर हो जाती है ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी टेक्सास से। आफिया सिद्दीकी वहां पर जाने ही वाली होती हैं, लेकिन कोई बंदा उनको रोक रहा होता है। वो और कोई नहीं, आफिया सिद्दीकी की वालदा ही थी। वो चाहते थे कि आफिया सिद्दीकी बाहर ना जाए, लेकिन आफिया सिद्दीकी के ब्रदर और आफिया सिद्दीकी के बहुत ज्यादा इसरार के बाद कि इतनी ज्यादा ये इंटेलिजेंट है, अगर वो यहीं पर रहेगी तो वो इनकी इंटेलिजेंस जाया हो जाएगी। तो इस वजह से फाइनली आफिया सिद्दीकी की वालदा मान जाती हैं और उसके बाद आफिया सिद्दीकी को एक शर्त के ऊपर भेजती हैं कि आफिया सिद्दीकी वहां पर जब तक रहेंगी वो अपने भाई के साथ रहेंगी। लेकिन ये शर्त भी टूट जाती है चंद माह के अंदर ही, और उसके बाद सिद्दीकी MIT के अंदर शिफ्ट हो जाती है। देखिए, आफिया सिद्दीकी जैसे ही MIT के अंदर जाती हैं तो आफिया सिद्दीकी को एक रिसर्च करने की सख्त जरूरत महसूस होती है। होता यह है कि USA, यूरोप, हर जगह पर एक बात पर बहुत जोर दिया जा रहा था उस टाइम के ऊपर कि इस्लाम के अंदर वुमेन्स के हकूक सही से नहीं दिए जाते। तो आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान के अंदर आती हैं, वो मुफ्ती तकी उस्मानी से मिलती हैं और इसके अलावा दीगर मुफ्तियान कराम को मिलने के बाद तो वो फिर MIT के अंदर जा करके थीसिस सबमिट करवाती है। और इसके बाद आफिया सिद्दीकी को इस बेस पे $5000 का कैरल L विल्सन अवार्ड भी दिया गया और इसके अलावा आफिया सिद्दीकी को सिटी डेज फेलोशिप का अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद दोस्तों आफिया सिद्दीकी वहां पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो शिकार बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी से आंख नहीं मिला पाते बेसिकली, और आफिया सिद्दीकी उनको जाकर के नहलाती हैं, उनको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करती हैं। तो इनकी जो बहन थी फौजिया सिद्दीकी, वो आफिया सिद्दीकी से क्वेश्चन करती थी, आप इन बच्चों की ही हेल्प क्यों करते हैं? तो आफिया सिद्दीकी का जो आंसर है वो आफिया सिद्दीकी के माइंडसेट को आप लोगों के सामने क्लियर कर देगा। तो आफिया सिद्दीकी का जवाब ये था, हम किसी नॉर्मल इंसान की खिदमत करेंगे तो वो आगे से क्या कहेगा? थैंक्स। तो आफिया सिद्दीकी ने कहा, जब हम ऐसे बच्चों की हेल्प करते हैं तो वो आगे से थैंक्स नहीं कह सकते। इसके अलावा आफिया सिद्दीकी वुमेन ओल्ड एज होम्स होते हैं, वहां पर जाकर के भी ख्वातीन की हेल्प करती है। तो उसी टाइम के ऊपर हो गया रहा था दोस्तों बोस्निया चीचिनिया अफगानिस्तान, यहाँ पर मुसलमानों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म ढाए जा रहे थे। तो आफिया सिद्दीकी ने क्या किया, जैसे वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो शिकार बच्चे थे उनकी हेल्प कर रही थी, वुमेन्स की हेल्प कर रही थी, सेम टू सेम आफिया सिद्दीकी ने उन मुसलमानों की भी हेल्प करने की कोशिश की। जैसे उन्होंने फंड्स रेज किए और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ गई, जिसकी वजह से वहां पर आफिया सिद्दीकी को एक अलग नजर से देखा जाने लग गया था। बट आफिया सिद्दीकी से जब कोई क्वेश्चन करता है कि आप मुसलमानों की हेल्प इस तरह से कैसे कर रही हैं, तो वो कहती है ये मेरी जिम्मेदारी है, बल्कि ये हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। देखिए, जैसे ही आफिया सिद्दीकी का BS कंप्लीट होता है 1995 के अंदर, तो आफिया सिद्दीकी PhD की डिग्री स्टार्ट कर देती है। उस टाइम के ऊपर भी एक फैसला किया जाता है जो आफिया सिद्दीकी की जिंदगी का
सबसे बुरा फैसला था वो था आफिया सिद्दीकी की शादी का फैसला। देखिए वो कैसे बुरा साबित होगा वो तो मैं आगे जाकर के बताऊंगा। होता यह है कि आफिया सिद्दीकी अमेरिका के अंदर होती हैं, अमजद खान पाकिस्तान के अंदर होते हैं और इनकी वालदा फोन के ऊपर निकाह करा देती हैं। चंद माह के बाद जो अमजद खान थे वो अमेरिका चले जाते हैं और वहां पर जाकर के वो अपनी जिंदगी बसर करनी शुरू कर देते हैं। और उसके बाद इनका एक बेटा होता है जिसका नाम अहमद रखा जाता है और उसके बाद एक बेटी होती है जिसका नाम मरियम रखा जाता है। आफिया सिद्दीकी और इनके हस्बैंड के जो ताल्लुकात थे वो अच्छे नहीं थे, मारपीट कई बार होती थी। एक बार तो इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसने बच्चे के दूध की बोतल देके मारी जो आफिया सिद्दीकी के चेहरे पर लगी, जिसकी वजह से आफिया सिद्दीकी को एडमिट होना पड़ा था हॉस्पिटल में जाकर। देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है एयर 1999। आफिया सिद्दीकी अमेरिका के अंदर इस्लामिक रिसर्च सेंटर खोलती है। एयर 2001 के अंदर आफिया सिद्दीकी की PhD की डिग्री कंप्लीट हो जाती है और एयर 2001 के अंदर ही 9/11 का अटैक होता है। देखिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों के सामने जो भी आफिया सिद्दीकी के ऊपर एलिगेशंस लग रखे हैं A to Z मैं सारे के सारे बताने वाला हूँ। मई 2002 आफिया सिद्दीकी और इनके हस्बैंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस से शॉपिंग करते हैं। बॉम्ब बनाने के तरीके, मिलिट्री स्टाइल बुक्स, गुरिल्ला वार टैक्टिक्स, नाइट विजन गॉगल्स, इस तरह का ये मवाद खरीदते हैं। तो आप लोगों को पता है कि FBI CIA उस टाइम के ऊपर अलर्ट थे क्योंकि 9/11 का अटैक हो रखा था। तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाते हैं आफिया सिद्दीकी के घर। तो आफिया सिद्दीकी और इनके हस्बैंड उनको ये जवाब देते हैं कि हमने ये सिर्फ कैंपिंग और हंटिंग के लिए ये सारा कुछ किया और इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं था। उसके फौरी बाद क्या होता है, आफिया सिद्दीकी और इनके हस्बैंड दोनों ही पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और आते ही अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं और इनका तीसरा बेबी पैदा होने ही वाला होता है जिसका नाम बाद में सुलेमान रखा जाता है। देखिए अब आफिया सिद्दीकी के ऊपर इससे भी खतरनाक इल्जाम लगने वाला है। खालिद शेख मोहम्मद 9/11 का मास्टरमाइंड है ये। इसका एक भतीजा होता है आमर अल बलूची। उजैर पराचा, सैफुल्लाह पराचा, माजिद खान, ये सारे के सारे अलकायदा के बड़े बड़े नाम हैं। इन सब ने एक अटैक प्लान कर रखा था बाल्टीमोर के अंदर। गैस स्टेशन के नीचे गैस स्टोरेज टैंक्स होते हैं उनको उड़ाने का। आफिया सिद्दीकी ने इन सब की हेल्प की, ये अमेरिका का इल्जाम है। आफिया सिद्दीकी ने आमर अल बलूची से शादी की क्योंकि अलकायदा का एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था। इसके बाद आफिया सिद्दीकी अपने बच्चों को अपने वालदा के पास छोड़ करके अमेरिका जाती है और अपनी वालदा को क्या कहती हैं, तो मैं वहां पर जॉब ढूंढने के लिए जा रही हूँ। लेकिन वहां पर जा करके ये माजिद खान के नाम से पोस्ट ऑफिस बॉक्स खोल करके आती है। दोस्तों आफिया सिद्दीकी 2003 के अंदर गायब हो जाती है। अब आफिया सिद्दीकी कहाँ जा सकती हैं? अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि आफिया सिद्दीकी अमेरिका के कब्जे के अंदर थी तो आफिया सिद्दीकी आज ही आज़ाद हो सकती है, इनके ऊपर सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका के मुताबिक वो तो उनके कंट्रोल में थी ही नहीं, वो थी उसामा बिन लादेन के साथ। वो फ्यूचर अटैक्स के नक्शे बना रही थी, वो केमिकल वेपन्स बना रही थी। 2004 के अंदर मेजर जॉन एशरोफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके अंदर अलकायदा के 7 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट के अंदर आफिया सिद्दीकी का नाम डाल देते हैं। इसकी गवाही कौन देता है दोस्तों कि आफिया सिद्दीकी आजाद घूम रही थी 2003 से 8 तक? वो इनके हस्बैंड ही थे और इनके अंकल थे। इनके हस्बैंड कहते हैं कि मैंने 2 से 3 बार आफिया सिद्दीकी को देखा है। एक बार ट्रैफिक जैम में देखा, एक बार एयरपोर्ट के ऊपर देखा और इसके अलावा आफिया सिद्दीकी 2008 के अंदर अपने अंकल हसन फरूकी से भी मिली थी, ये भी उनका बयान आया था। ये अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू को पक्का करते हैं ये 2 बंदे जो आफिया सिद्दीकी के अपने ही हैं। अब दोस्तों 2008 के अंदर फाइनली आफिया सिद्दीकी पकड़ी जाती हैं। उनके पास से फ्यूचर अटैक्स के नक्शे, केमिकल वेपन्स, ये सारा कुछ बरामद हो जाता है। FBI इन्वेस्टिगेट करने के लिए आती है आफिया के पास। तो आफिया सिद्दीकी उन्हीं की गन उठाती है। एक ऑफिसर होता है, वो सो रहा होता है या उसका ध्यान नहीं होता, उसकी उठा करके एक गन आफिया सिद्दीकी चला देती है। इंटरेस्टिंगली देखिए दोस्तों, किसी एक सोल्जर को भी गोली नहीं लगती, गोली लगती किसको है? खुद आफिया सिद्दीकी को। अब दोस्तों होता क्या है कि आफिया सिद्दीकी फाइनली बच तो जाती हैं। उसके बाद आफिया सिद्दीकी को अमेरिका ले जाया जाता है, वहां पर केस चलता है। तो आफिया सिद्दीकी केस के अंदर भी सही से इन्वॉल्व नहीं होती और फाइनली आफिया सिद्दीकी को अमेरिकन सोल्जर्स को मारने के जुर्म की सजा के अंदर 86 साल की सजा सुना दी जाती है। देखिए अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने सारे के सारा आप लोगों के सामने रख दिया। अब हमारे वकीलों की तरफ से, आफिया सिद्दीकी के वकीलों की तरफ से जो भी केस को प्रेजेंट किया जाता है, जिस भी डायरेक्शन में किया जाता है, वो सारा का सारा मैं आप लोगों के सामने A to Z कवर करूंगा। देखिए सबसे पहले परवेज मुशर्रफ ने 480 से ज्यादा लोगों को बेचा, उसमें से एक आफिया सिद्दीकी थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे बेच दिया, अमेरिका क्या दिल गुर्दे निकाल करके सेल करता था? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 9/11 का अटैक हो रखा था, पाकिस्तान अमेरिका का साथी था और ये दोनों मिल करके अलकायदा के अगेंस्ट ऑपरेशंस कर रहे थे और पाकिस्तान को अमेरिका के साथ देने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। पाकिस्तान को डॉलर्स में काफ़ी हद तक इंटरेस्ट था। तो इन्होंने सोचा कि हम डॉलर्स बनाते हैं, क्योंकि अमेरिका को बहुत सारे लोगों के ऊपर शक था कि ये अलकायदा के टेररिस्ट हो सकते हैं और वो पाकिस्तान के अंदर रहते थे। जैसे अगर आप लोगों की कोई चोरी होती है तो आप लोग बहुत सारे लोगों के ऊपर शक करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि वो सारे के सारे चोर होंगे, सेम टू सेम ऐसे ही अमेरिका को बहुत सारे लोगों के ऊपर शक था। अब लाजमी नहीं है कि वो सारे के सारे टेररिस्ट हों। ऐसे ही जब अमेरिका पाकिस्तान से अप्रोच करता है कि हमें इस बंदे के ऊपर शक है, तो परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट के अंदर क्या होता कि बाकायदा फाइल्स बनाई जाती और उसके अंदर ये लिखा जाता कि आप जितना इनके बारे में सोच रहे हो ना, ये उससे खतरनाक टेररिस्ट है। और उनमें एक आफिया सिद्दीकी भी थी।
तो देखिए बहुत सारे लोग जो परवेज मुशर्रफ को अच्छा डिक्टेटर मानते होंगे और कई लोगों के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन भी आया होगा कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, अपने लोगों को ऐसे नहीं भेज सकती। तो उनको अब मैं एक गिरफ्तारी की सीरीज बताने लगा हूँ, जिसके बाद आप डेफिनेटली यकीन करेंगे कि असल के अंदर 2003 से 8 तक आफिया सिद्दीकी अमेरिका के पास थी। मार्च 2003 को खालिद शेख मोहम्मद पकड़ा जाता है, जो 9/11 का मास्टरमाइंड होता है। मार्च में ही अलकायदा का एक और रुकन माजिद खान पकड़ा जाता है और मार्च 2003 में ही उजैर प्लाजा पकड़ा जाता है अमेरिका से। 10 मार्च 2003 को FBI के एहलकार फौजिया सिद्दीकी के घर जाते हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन आफिया उस वक्त पाकिस्तान में आ चुकी थी। और अप्रैल 2003 में खालिद शेख मोहम्मद का भतीजा आमिर अल बलूची भी पकड़ा जाता है पाकिस्तान से। देखिए सारे के सारे अलकायदा के बड़े बड़े टेररिस्ट हैं और इन सबका नाम आफिया सिद्दीकी के नाम के साथ जोड़ा जाता है। और ये सारे के सारे 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर पकड़े गए थे, अमेरिका के पास मौजूद थे। और आफिया सिद्दीकी कहाँ जा सकती है, ये मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ। डेफिनेटली आप सबको यकीन हो गया होगा कि आफिया सिद्दीकी अमेरिका के पास ही थी। अगर नहीं यकीन हुआ ना तो आगे मैं और भी प्रूफ देने वाला हूँ, जरा सा वेट कीजिए। इसके बाद आफिया सिद्दीकी अपने 3 बच्चों के साथ गाड़ी में बैठती हैं, जिसमें अहमद 6 साल का, मरियम 3 साल की, सुलेमान 6 माह का। और ये कराची एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अहमद और आफिया सिद्दीकी के दरमियान बहस चल रही होती है। अहमद कह रहा होता है कि हमें ट्रेन का सफर इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि उसे ट्रेन्स बहुत पसंद थी, ट्रेन्स वाले कार्टून्स देखता था वो। उसको क्या पता दोस्तों कि उसको बेच दिया गया, वो कौन सी ट्रेन्स की बात कर रहा है। उसी वक्त होता क्या कि हमारी एजेंसी CIA उस गाड़ी के ऊपर टूट पड़ते हैं आकर के। और इस किडनैपिंग के दौरान सुलेमान होता है वो आफिया सिद्दीकी के हाथों से छूटता है और वो गिर जाता है। और अहमद के मुताबिक वो इस दुनिया से चला गया। आफिया सिद्दीकी और इनके बच्चों को बगराम एयरबेस के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। जो इनका बेटा होता है अहमद, उसको तो जेल के अंदर ही रखा जाता है। जो मरियम होती है, वहाँ पर एक शादीशुदा कपल होता है, उसको सौंप दिया जाता है, वो उनको पालते हैं। जो कि आफिया सिद्दीकी होती है, उनके ऊपर टॉर्चर शुरू कर दिया जाता है, जो कि 1st डिग्री टॉर्चर, 2nd डिग्री टॉर्चर, सेक्सुअली अब्यूज, हर तरह से उनको तकलीफ दी जाती थी ताकि जो भी सच हो वो उगल दें। तो आफिया सिद्दीकी के ऊपर जब टॉर्चर किया जाता था तो वो चीखें मारती थी। वहाँ पर जो कैदी थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और उन्होंने एक बार तो भूख हड़ताल भी की थी कि आप ये जो कैदी नंबर 650 है, इनके ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर ना किया जाए। इसके बाद दोस्तों कहानी आगे बढ़ती रहती है और बहुत सारे जो लोग थे जो कि बगराम एयरबेस के अंदर मौजूद थे, कुछ अफगानी थे, पाकिस्तानी थे, उनमें से बहुत सारे लोग रिहा होते हैं, जिनमें वो बाहर आकर के कैदी नंबर 650 का जिक्र करते हैं। जो این بعدم تو این اواخر وقت از زندان آزاد شدم، یک کسی به نام عافیه صدیقی از پاکستان، एक पाकिस्तानी मौजम बेग, वो भी उस जेल के अंदर मौजूद थे। वो अपनी बुक लिखते हैं जिसके अंदर कैदी नंबर 650 का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि ये आफिया सिद्दीकी ही हो सकती हैं। इसके बाद युवान रिडली, जो पहले नॉन मुस्लिम थी, फिर उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था, वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती हैं कि एक्चुअल के अंदर कैदी नंबर 650 कौन थी, क्या वो आफिया सिद्दीकी ही थी। तो काफ़ी इंटरव्यूज़ करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करती हैं, तो फाइनली वो एक नतीजे पर पहुंच जाती हैं कि कैदी नंबर 650 एक्चुअल के अंदर आफिया सिद्दीकी ही थी। तो इसके लिए वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को उजागर करने के लिए पाकिस्तान आती हैं। वो इमरान खान से भी मुलाकात करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि कैदी नंबर 650 आफिया सिद्दीकी हैं, काइंडली आवाज़ उठाएं। तो होता क्या है कि 17 जुलाई को आफिया सिद्दीकी मंजर आम पर आ जाती हैं और 18 जुलाई को आफिया सिद्दीकी अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर अटैक भी कर देती हैं। और 23 जुलाई को पेंटागन से जवाब आता है, जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे कैदी नंबर 650 के बारे में, वो आफिया सिद्दीकी नहीं थी। बहुत सारे लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उन्होंने आफिया सिद्दीकी को छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना ज़्यादा डर गए कि भाई उन्होंने कहा कि आफिया सिद्दीकी को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। देखिए एक स्टेप डीप जाने से पहले मैं अमजद खान के बारे में डेफिनेटली जिक्र करना चाहूँगा, जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था कि उन्होंने तो आफिया सिद्दीकी के अगेंस्ट गवाहियाँ दे रखी हैं, जो इनके अंकल ने भी दी थी, तो उसको क्लियर करते हैं। देखिए आफिया सिद्दीकी के जो हस्बैंड थे वो एहसास कमतरी का शिकार थे। जैसे ही वो किसी गैदरिंग के अंदर जाते तो सारा फोकस, अटेंशन आफिया सिद्दीकी को मिलती, तो उसकी वजह से उसको नफरत होने लग गई थी आफिया सिद्दीकी से। वो आफिया सिद्दीकी को भी मारता था और वो बच्चों को भी मारता था। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो इस क्लिप को मुलाहिजा फरमाइए जरा। सूरत उस वक्त अचानक ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर गई जब 7 साल बाद मिलने के लिए आने वाले बाप को देखकर अमजद खौफजदा होकर भाग खड़ा हुआ। ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले इदारे के रुकन मोहम्मद फहीम के मुताबिक अहमद ये कहकर दौड़ पड़ा कि यही वो शख्स है जो मुझे अफगानिस्तान में मारता था। सेकंड ये बताया जाता था कि जो इनके अंकल थे हसन फरूकी, आफिया सिद्दीकी उनसे मिलती हैं और उनको कहती हैं कि काइंडली मुझे आप हेल्प करें अफगानिस्तान के अंदर जाने में। लेकिन वो जो इनके अंकल थे वो खुद ही डिनाई कर चुके कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो पेपर आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा।
देखें अब असल कहानी की तरफ पढ़ते हैं। CIA को क्लियर हो गया था कि आफिया सिद्दीकी कोई अलकायदा की बड़ी टेररिस्ट नहीं है, वो छोड़ने का फैसला कर देते हैं और वो आफिया सिद्दीकी को छोड़ भी देते हैं। अब कहानी बिल्कुल ही चेंज होने वाली है दोस्त। आफिया सिद्दीकी को वो छोड़ते हैं, लेकिन जो हमारी एजेंसीज है वो नहीं चाहती कि आफिया सिद्दीकी को छोड़ा जाए, क्योंकि उनको पता है कि आफिया सिद्दीकी जो है वो आकर के हमारी एजेंसीज की, हमारी मिलिट्री की, हमारी डिक्टेटरशिप की पोल खोल करके रख देगी। उन्होंने कहा कि हम टेररिस्ट पेश कर देंगे, उसके बाद इनको तुम मार देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। और वो ऐसा ही करते हैं। वो क्या करते हैं, आफिया सिद्दीकी को एक मोटा सारा कोट पहनाते हैं और उनके साथ एक बच्चा होता है, उसको भी एक मोटा सारा कोट पहना देते हैं और उस कोट के अंदर कुछ डाल दिया जाता है। वो क्या होता है, केमिकल वेपन्स बनाने के तरीके, फ्यूचर अटैक्स के नक्शे, इस तरह का मवाद डाल दिया जाता है ताकि जब ये पकड़े जाए तो लगे भी चाहिए बहुत बड़ी टेररिस्ट है। अब हो क्या रहा है, जो बच्चा इनके साथ है वो कौन हो सकता है दोस्तों, वो और कोई नहीं, वो आफिया सिद्दीकी का बेटा है। उस बेटे को पता है ये मेरी माँ है, लेकिन माँ को नहीं पता ये मेरा बेटा है। बिकॉज जो इनकी वालदा थी वो 5 साल तो जेल के अंदर रह चुकी थी और उसके बाद जो उनका बेटा था वो उस वक्त तक 11 साल का हो चुका था। जब वो पकड़ा गया था वो 6 साल का था। तो इन सालों के अंदर जो बच्चा है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इस वजह से आफिया सिद्दीकी पहचान नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे की एक और रीज़न भी थी कि आफिया सिद्दीकी मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। वो ऐसी कंडीशन के अंदर नहीं थी कि वो किसी को पहचान सके। इनको ये कहा जाता है कि गजनी के अंदर आप पहुंचे, खालिद बिन वलीद मस्जिद के अंदर आप पड़ाव डाल दें, वहाँ पर आपको आपकी बेटी भी मिल जाएगी। अब ये वहाँ पर पहुँचते हैं, सुबह से शाम तक वहाँ पर बैठे रहते हैं, वहाँ पर कोई बेटी नहीं आती। वहाँ पर एक मोहम्मद अजमल मोहम्मदी नाम का एक दर्जी होता है, वो आता है, वो आकर के आफिया सिद्दीकी से पूछता है कि आप कौन हो, आपको किससे मिलना है। वो बातचीत करने की कोशिश करता है और उसके बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो आफिया सिद्दीकी को कहता है कि हमारा एक रिश्तेदारों का घर है यहाँ पर, आप वहाँ पर चले जाएं। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे मेरी बेटी मिलने वाली है। तो वो नहीं जाती कहीं, वो वहीं बैठी रहती है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारी एजेंसी कॉल कर देती हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो वहाँ पर अफगान पुलिस पहुँच जाती है। तो वो आकर के सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन आफिया सिद्दीकी को समझ नहीं आ रही, बिकॉज वो फारसी के अंदर बोल रहे थे। आफिया सिद्दीकी को फारसी नहीं आती थी। वहाँ पर मोहम्मद अजमल मोहम्मदी थे, वो मौजूद बैठे थे। तो वो उनसे जाकर के भिड़ गए। उन्होंने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, आम सी खातून है, मैंने इसके साथ बात कर ली है। उसके बाद आफिया सिद्दीकी को पकड़ करके जेल में ले गए और उसके बाद उन्होंने देखा कि इन्होंने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया, इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन जब अफगान पुलिस के पास आफिया सिद्दीकी मौजूद थी तो FBI पहुंच जाती है आफिया सिद्दीकी को लेने, क्योंकि उनको अभी तक वही समझ आ रही थी कि आफिया सिद्दीकी एक बहुत बड़ी टेररिस्ट है। 2004 के अंदर जो मेजर जॉन अशरफ ने 7 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट के अंदर आफिया सिद्दीकी को रखा, तो वो अफगान पुलिस को कहते हैं कि भाई इनको आप हमें दें। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं देते, हम तो इसको पाकिस्तान भेजेंगे, बिकॉज इनका कोई बड़ा जुर्म नहीं है, ये बिना वीज़ा के यहाँ पर फिर रही थी, बस अब हमने इनको भेजना है। तो जो गवर्नर गजनी थे वो भी कह रहे थे कि आफिया सिद्दीकी जो थी इनको नहीं देना। लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है, पैसे दिए गए या जो भी रीज़न हुई, आफिया सिद्दीकी FBI के पास चली जाती हैं। अब FBI इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा, वो जो 5 साल अमेरिका के कंट्रोल के अंदर रही थी, क्या उस वक्त FBI को नहीं पता था? जी नहीं पता था। उस वक्त वो CIA के कंट्रोल के अंदर थी और CIA FBI ये एजेंसीज इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती एक दूसरे को, साथ वो सीक्रेटली रखते हैं जितना हो सके। इस बार 18 जुलाई 2008 आता है और आफिया सिद्दीकी की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है FBI। होता क्या कि आफिया सिद्दीकी पर्दे के पीछे बैठी होती हैं और वो लेटी हुई होती हैं, आराम कर रही होती हैं। आफिया सिद्दीकी को मौका मिलता है कि बाहर जो पुलिस ऑफिसर्स बैठे होते हैं और FBI के एजेंट्स बैठे होते हैं, तो आफिया सिद्दीकी उनकी चुपके से गन उठाती है और उनके ऊपर फायर करना शुरू कर देती है। लेकिन उनको गोली नहीं लगती, गोली सीधा जो है वो छत के ऊपर जाकर के लगती है और आफिया सिद्दीकी को गोली लग जाती है। क्या आफिया सिद्दीकी ने वाकई ही में इनको गोली मारी थी? इसकी रियलिटी को हम जानेंगे जब अदालत के अंदर आफिया सिद्दीकी का केस चलेगा, उस वक्त हम पूरी की पूरी रियलिटी को देख लेंगे। इसके बाद होता क्या है कि जैसे आफिया सिद्दीकी को गोलियां लगती हैं, आफिया सिद्दीकी हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। उसके बाद आफिया सिद्दीकी बहुत मुश्किल से बच पाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि आफिया सिद्दीकी को अमेरिका ले जाया जाता है, जो कि गैर कानूनी है। अगर वो अफगानिस्तान से पकड़ी गई हैं तो अफगानिस्तान या पाकिस्तान के अंदर इसका केस चल सकता था और वहाँ पर जा करके आफिया सिद्दीकी का केस शुरू होता है। लेकिन आफिया सिद्दीकी क्या कर रही होती हैं दोस्तों, वहाँ पर चीखती चिल्लाती हैं कि मैं किसी को नहीं मानती। तो वहाँ पर जो जजेस थे और जो वकील थे वो सब ये समझते हैं कि आफिया सिद्दीकी मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हैं, इनको पहले इलाज की ज़रूरत है। तो उसके बाद होता क्या था, आफिया सिद्दीकी अपने वकील को नहीं मिलती थी, दूसरे लोगों से मिल लेती थी। तो उनको ये शक हुआ कि भाई ये जो आफिया सिद्दीकी है इनको पता है किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, लिहाजा ये मेंटली ठीक हो चुकी हैं। अब इनका केस दोबारा से शुरू किया जाए। अब केस स्टार्ट होता है। आफिया सिद्दीकी की जो वकील होती हैं एलिजाबेथ फिंच, और आफिया सिद्दीकी बार बार ये कह रही होती हैं कि मैं 2003 से 8 तक आज़ाद नहीं थी, मैं अमेरिका के कब्जे के अंदर थी। जो जज था वो कोई आफिया सिद्दीकी का दुश्मन लगता था, वो आफिया सिद्दीकी की बात सुन ही नहीं रहा था और अंदाजे लगा रहा है बैठ करके कि देखिए आफिया सिद्दीकी 2008 के अंदर अमर बलूची को ढूंढने जा सकती हैं अफगानिस्तान के अंदर, शायद वो इसलिए वहाँ पर गई हैं। दूसरी रीज़न ये हो सकती है
कि वो जो केमिकल वेपन फ्यूचर अटैक्स के नक्शे वो तालिबान को देने गई होंगी या फिर वो तालिबान की जंग के अंदर लड़ने गई होंगी। वो बैठ करके अंदाजे लगा रहा है। उसके बाद आफिया सिद्दीकी के ऊपर 4 केसेस चलाए गए। सबसे पहले तो उजैर प्राचा केस, जो मैंने पहले जिक्र किया था, जो आफिया सिद्दीकी के ऊपर इल्जामात लगे थे उस सेगमेंट के अंदर। आफिया सिद्दीकी का नाम अमर बलूची से जोड़ा जाता था कि इसने उससे शादी की, और इसके अलावा माजिद खान के नाम से पोस्ट ऑफिस बॉक्स खोल करके आएंगे। लेकिन हुआ क्या, अदालत के अंदर कोई साबित नहीं कर सका और आफिया सिद्दीकी को छोड़ दिया गया इस केस के अंदर। इसके बाद दूसरा था लिबरिया स्मगलिंग केस, और इसके अंदर भी आफिया सिद्दीकी को छोड़ दिया गया। इसके अंदर यह बताया जाता था कि आफिया सिद्दीकी ने हीरो की स्मगलिंग के अंदर अहम किरदार अदा किया और इससे अलकायदा को सपोर्ट मिली। और इसके बाद आफिया सिद्दीकी के ऊपर फ्यूचर अटैक्स के नक्शे, केमिकल वेपन्स बनाने के तरीके, ये सारा कुछ जब मिला था, जब वो पकड़ी गई थी, तो पहली बात तो ये सच नहीं था। बिकॉज अगर आफिया सिद्दीकी थी ही अमेरिका के कब्जे के अंदर, तो उनके पास कहाँ से वो फ्यूचर अटैक्स के नक्शे आ गए, कहाँ से उन्होंने ये लोगों को मारना था। लेकिन फिर भी एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि उनके पास वो फ्यूचर अटैक्स के नक्शे थे, तो वो तो फ्यूचर के अंदर अटैक करने थे ना, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस वजह से आफिया सिद्दीकी को यहाँ से भी छोड़ दिया गया। और इसके बाद आखिरी केस बचता है कि आफिया सिद्दीकी ने अमेरिकन सोल्जर्स को मारने की कोशिश की। एक लड़की जिसका वजन भी 50 किलो से कम है, तो मेंटली वीक हो चुकी है, जिस्मानी तौर पर वीक हो चुकी है, और वहां पर 6 फुट से लंबे कद के नौजवान ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स, FBI ऑफिसर्स, उनकी गन आफिया सिद्दीकी उठा लेती हैं कि उनका ध्यान नहीं होता। इसके बाद अगर आफिया सिद्दीकी उठा भी लेती हैं तो वो गन फिंगर प्रिंटेड गन है। वो जो पुलिस ऑफिसर था उसका थंब अगर लगेगा तो वो चलेगी, अदरवाइज उसमें चलना ही नहीं था। तो आफिया सिद्दीकी यहाँ से भी बेकसूर साबित हो गई। जो FBI के एजेंट्स ने बताया कि आफिया सिद्दीकी ने जो गोली मारी वो छत के ऊपर जाकर के लगी, और वो निशान भी दिखाया गया बकायदा। इंटरेस्टिंगली बताऊं दोस्तों, वो निशान पहले से मौजूद था, और गन के ऊपर भी आफिया सिद्दीकी के कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले। देखिए दोस्तों, असल के अंदर हुआ ये था कि ये जो FBI के एजेंट्स और अमेरिकन पुलिस ऑफिसर्स, ये बहुत ज़्यादा डरे हुए थे आफिया सिद्दीकी से, जो कि आफिया सिद्दीकी के बारे में इन्होंने सुन रखा था। तो जैसे कि आफिया सिद्दीकी आई, वो डर गए, और एक ने तो डर के फायर कर दिया आफिया सिद्दीकी के ऊपर। लेकिन उस वक्त हो क्या रहा था दोस्तों, अमेरिकन गवर्नमेंट थी वो अपनी पॉपुलैरिटी खो बैठी थी। क्यों? वहाँ पर अमेरिका के अंदर जो ह्यूमन राइट्स हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं इंसानियत को लेकर के। ऐसे ऐसे अमेरिकन गवर्नमेंट वहाँ पर जुल्म कर रही है, और यहाँ पर जो आफिया सिद्दीकी का केस, जो कि एक ग्लोबल केस बन चुका था, पूरी दुनिया की नज़रें थी इसके ऊपर, अगर ये प्रूव हो जाता है कि इन्होंने एक बेकसूर औरत को मार दिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये पॉपुलैरिटी बिल्कुल ही खो देंगे, इलेक्शंस हार जाएंगे, इलेक्शंस भी आने वाले थे। इस वजह से उन्होंने सोचा कि एक झूठा केस बनाया जाए, उसमें इनको फंसा दिया जाए। इस वजह से वो जज जो था, कोई और इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था, कुछ और नहीं पूछ रहा था, बस उसको जल्दी थी कि किसी तरह से एक केस सुना करके कहानी ख़त्म कर दी जाए और हमारी गवर्नमेंट बच जाए। क्योंकि वो जज भी बिका हुआ था, वो वकील, वो सारे बिके हुए, वो एक आफिया सिद्दीकी को सजा देने के लिए बैठे थे, अपने आप को बचाने के लिए। असल बात ये थी दोस्तों। देखें, इसके बाद जो ज्यूरी मेंबर्स थे जो आफिया सिद्दीकी के केस को सुन रहे थे, तो उनको एक बंदा खड़ा होता है जो कि केस सुन रहे होते हैं, ज्यूरी मेंबर्स को बुरा भरा बोलने लग जाता है, धमकियां देने लग जाता है। तो और वो जो धमकियां दे रहा था उसको तो अटॉर्नी जनरल के पास भेज दिया जाता है, और वो ज्यूरी मेंबर्स चेंज कर दिया जाता है। और आफिया सिद्दीकी ये कहती हैं कि वो जो 2 ज्यूरी मेंबर्स थे उन्होंने मेरे हक में फैसला करना था, और जो नए 2 ज्यूरी मेंबर्स आए थे वो बिके हुए थे पहले से। तो इसके बाद आफिया सिद्दीकी को 86 साल की सजा सुना दी जाती है। आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आफिया सिद्दीकी ने उनको मारने की भी कोशिश की हो, क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि किसी को मारने की कोशिश करने की जुर्म की सजा कत्ल से भी ज़्यादा है? यहाँ पर तो ऐसा आप लोगों को सुनने को क्या देखने को मिल रहा है। और वो खातून इस वक्त 21 साल से ज़्यादा सजा गुजार करके बैठी हैं जेल के अंदर। देखें, इसके बाद 2255 मोशन, इसके अंदर भी आफिया सिद्दीकी के साथ ज्यादती हुई है। अब ये 2255 मोशन क्या है? इसके अंदर होता यह है कि जो जिसको सज़ा मिली होती है वो ये अपील कर सकता है अदालत के अंदर, उसी अदालत के अंदर। ये नहीं कि वो हाई कोर्ट के अंदर चला जाएगा या ऊपर वाली बड़ी अदालतों के अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं। वो उन्हीं अदालतों के अंदर बैठ करके वो ये डिसाइड करेगा कि देखो कि मैंने ये सारा कुछ नहीं किया, मेरे साथ ज्यादती हुई है, केस सही से नहीं सुना गया, केस को समझा सही से नहीं गया, सजाएं गलत हुई हैं, वो इस चीज़ को लेकर के एक अपील कर सकते हैं। तो ये अपील जहाँ पर की गई दोस्तों, आप लोग हैरान हो जाएंगे, वो जो जज था जिसने आफिया सिद्दीकी के अगेंस्ट फैसला सुनाया था, अब उसी के पास वो अपील लग गई। क्या आप लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर कहीं देखा है जो जज ने फैसला सुनाया वो कहेगा कि मैंने गलत फैसला सुनाया? तो ऐसा तो था नहीं। आफिया सिद्दीकी को जब पता चला कि मेरा उसी जज के पास केस लगा दिया गया है, तो आफिया सिद्दीकी वो केस वापस ले लेती हैं। और लेकिन वो जज जो बर्मन था वो क्या कहता है कि मैं अगर आफिया सिद्दीकी ये केस वापस ना भी लेती तो मैं इसको डिसमिस कर देता। दोस्तों, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बाकायदा कागजात के अंदर लिख रखा है। देखें, अब हैरानगी होती है कि उस जज ने ऐसा कहा क्यों? क्या वो आफिया सिद्दीकी से पर्सनल कोई दुश्मनी रखता था, या आफिया सिद्दीकी जो थी मुसलमान थी, वो बहुत ही बड़ा इस्लामोफोबिक था कि इस्लाम से वो नफरत करता था, इस वजह से वो आफिया सिद्दीकी से इतनी नफरत कर रहा था?
तो ये सारी रीजंस की वजह से हम ये मान सकते हैं कि आफिया सिद्दीकी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। मैंने जो केसेस बताए वो कुछ भी साबित नहीं हुए अदालतों के अंदर, और जो कुछ भी था आफिया सिद्दीकी के ऊपर जो साबित किया गया उसकी वो सजा ही नहीं बनती। तो कितनी बड़ी ज्यादती की गई है। इसके पीछे का असली गुनहगार कौन है? इसके पीछे के असली गुनहगार सिर्फ अमेरिकन नहीं है, इसके पीछे के असली गुनहगार हम खुद हैं। हम जो गुलामी हमने एक्सेप्ट कर लिया है, हमने जो अमेरिकन डॉलर्स के ऊपर डिपेंडेंसी इख्तियार की, उसका नतीजा हमें इस तरह से अपने लोगों के जरिए देना पड़ेगा, उनकी जानें कुर्बान करके। वो इतना बड़ा जहन था कि सदियों में इंटेलिजेंट लोग पैदा होते हैं, उनकी लिस्ट के अंदर आफिया सिद्दीकी को शामिल किया जाता था। देखें आफिया सिद्दीकी के जो बच्चे जो अफगानिस्तान के अंदर ही मौजूद थे, और इसके अंदर अहमद जो था उसको भी वापस हासिल कर लिया गया। इसके पीछे फौजिया सिद्दीकी की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थी, और मरियम भी हासिल कर ली गई जो कि क्रिश्चियन बन चुकी थी, और इस वक्त वो दोनों ही डॉक्टर बन चुके हैं। और आफिया सिद्दीकी की जो बेटी है मरियम, वो कहती हैं कि मैं खुद ही अपनी वालदा का इलाज करूँगी जब वो वापस आएंगी।